व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के अंदर अमीर बनने का फार्मूला क्या है। और ये फार्मूला पूरी दुनिया के अंदर अप्लाई हो रहा है और इससे बहुत लोग जो हैं जोक दर जोक वो अमीर हो रहे हैं। दे आर जस्ट गोइंग टू बी रिचर, राइट। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये अबाउट एक बुक है जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा मशहूर हुई है और इस बुक की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म किया है, अपनी जिंदगी को चेंज किया है और दुनिया के अमीर तरीन लोग बन चुके हैं। क्योंकि ये जो बुक है जिसका मैं नाम अभी लेने वाला हूं, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। आपने नाम सुना होगा, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी थी थिंक एंड ग्रो रिच 1938 के अंदर, 1938 के अंदर। इस बुक को बनाने का मकसद ये था, लिखने का मकसद ये था कि लोग, जितने भी लोग हैं दुनिया के अंदर, वो इसको पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद अमीर हो जाएं। क्योंकि उसने कैसे कहा ये कि वो इस बुक को पढ़ने के बाद जो कोई भी इस बुक को पढ़ेगा और अप्लाई करेगा तमाम चैप्टर्स को, क्योंकि उसने चैप्टर्स की सूरत में ये बुक बनाई है, राइट। इसके 13 चैप्टर्स हैं और 13 चैप्टर जो अप्लाई करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा लाइफ के अंदर, वो अमीर तरीन शख्स बन जाएगा। एक्चुअली नेपोलियन हिल जो था वो एक जर्नलिस्ट था और उसको एक बार मौका मिला एक बहुत अमीर तरीन इंसान का, एक बहुत बड़े इंसान का, आई कैन से दैट, इंटरव्यू करने का, जिसका नाम था एंड्रियो कार्नेगी। एंड्रियो कार्नेगी एक बहुत बड़ा मींस अमीर आदमी था और वो इतना अमीर आदमी था कि दुनिया के अंदर उसकी शोहरत थी अमीर पैसों के हवाले से। तो उसको नेपोलियन हिल ने उसका जब इंटरव्यू किया, इंटरव्यू करने के बाद कार्नेगी ने, मींस जो एंड्रियो था, उसने उसको ऑफर की नेपोलियन को कि आपको मैं मौका देता हूं कि आप दुनिया के अंदर जितने भी अमीर तरीन लोग हैं, मैं आपको मौका दूंगा कि आप उनके पास जाएं और उनका इंटरव्यू कंडक्ट करें। और इंटरव्यू कंडक्ट करने के दौरान जो भी खर्चा आएगा, सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा, वो मैं बर्दाश्त करूंगा। इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो आपने खुद ने करने होंगे। तो नेपोलियन हिल ने कहा ठीक है, ये मैं करने के लिए तैयार हूं। तो नेपोलियन हिल ने इस तरह से 20 सालों के अंदर तकरीबन 500 अमीर तरीन लोगों का इंटरव्यू किया और उसने उस इंटरव्यू के अंदर क्या किया कि जो अमीर कैसे बनते हैं लोग, उसने जो नेचुरल तौर पर, मतलब कुदरती तौर पे आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं, उसके जर्नल फार्मूलाज क्या हैं, उसने उस तमाम फार्मूलाज को रकम कर लिया उस बुक के अंदर। और रकम करने के बाद उसने एक बुक छापी, एक बुक उसने पब्लिश की जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। उसका जो पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में वो बताता है कि बर्निंग डिजायर। नाउ बर्निंग डिजायर क्या होती है? उसने ये कहा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं लाइफ के अंदर, किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होने चाहिए। एक्चुअली डिजायर कहते हैं ख्वाहिश को। तो ख्वाहिश भी ऐसी नहीं कि आपने जो कि ख्वाहिश की सिर्फ वो ख्वाहिश ही रहे, नहीं। बर्निंग डिजायर से मुराद कि आपका ऐसा सपना, आपकी ऐसी ख्वाहिश जो आपको रातों में सोने ना दे, आपको कुछ बनने के लिए मजबूर कर दे, आपकी रातों की नींदें खत्म हो जाएं, क्योंकि आप चाहते हैं उस चीज को पाना, उस चीज को सक्सेसफुल देखना और आप चाहते हैं कि वो चीज आपकी हो जाए। तो उसके लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। जिस शख्स के अंदर बर्निंग डिजायर होता है, ही बिकम्स समथिंग इन लाइफ, क्योंकि वो लगा रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी बर्निंग डिजायर की। पहली एग्जांपल आप बिल गेट्स की देख लें, जिसे यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी ने फिर उसे ऑनरेरी डिग्री ऑफर की और वो वहां पे गए, उन्होंने कई लेक्चर दिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर। ये उसकी एक बर्निंग डिजायर थी कि वो कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था और उन्होंने दिखाया दैट आई एम समथिंग इन लाइफ नाउ, राइट। तो बर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, कि आपके पास एक ऐसी डिजायर हो जो आपको कुछ बना दे। और जब ये डिजायर कुछ आपको बना देगी, क्योंकि वो डिजायर नहीं होगी, वो एक ऐसी चीज होगी जो आपको पूरी जिंदगी किसी ना किसी चीज के पानी में लगा के रखेगी। वो आपका पैशन होगा जो आपको थकने भी नहीं देगी। दैट इज कॉल्ड बर्निंग डिजायर। उसका नेक्स्ट चैप्टर था, नेक्स्ट चैप्टर में बताता फेथ, और फेथ कहते हैं यकीन। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर आपका फेथ बहुत ज्यादा पुख्ता है, बहुत ज्यादा फर्म आपका है, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट थिंग। वो चीज आप हासिल करने में अब आसानी हो जाती है आपके लिए, आसानी आप हासिल कर सकते हैं उस चीज को। उस किसी भी चीज को हासिल करने के लिए अगर आपका पुख्ता इरादा है, आपका पुख्ता फेथ है, आपका यकीन कामिल है कि आप वो चीज हासिल करके रहेंगे, आप दिन रात की मेहनत में लगे हुए हैं और इवेंचुअली एंड के अंदर आप वो चीज हासिल कर लेते हैं।
दैट इज कॉल्ड सिंपली दैट आप कुछ ना कुछ हासिल करने के अंदर मतलब तवक्कल खुद पे रखना और अल्लाह पर रखना, तो डेफिनेटली ये चीज आपको कामयाब बनाती है। आपका कामिल ईमान होना बहुत जरूरी है। किसी काम को शुरू करने से पहले आपका फेथ होना चाहिए, आप कामयाब होंगे तो आप कामयाब होंगे, राइट। तीसरा चैप्टर में वो कहता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन कहते हैं खुद कलामी। खुद कलामी आप खुद से करें, खुद से सवालात करें कि जो काम आप करने जा रहे हैं कि उसमें आप कितना सक्सेसफुल होंगे। एक्चुअली ऑटो सजेशन से यहां पे मुराद है सबकॉन्शियसनेस। आपका सबकॉन्शियसनेस क्या होता है? एक्चुअली आपके माइंड के अंदर दो चीजें होती हैं, राइट। वन इज कॉल्ड कॉन्शियस एंड सेकेंड इज कॉल्ड सबकॉन्शियस, राइट। मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो आप कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या होता है? लेट मी टेल यू द डिफरेंस इज दैट जब कोई काम आप करने के आदी नहीं है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कार चला रहे हैं, जब आप कार फर्स्ट टाइम चला रहे होते हैं, जब आप सीख रहे होते हैं, तो कभी आपका पांव ब्रेक पे चला जाता है, कभी आपका पांव एक्सीलरेटर पे चला जाता है, कभी आपका गियर फर्स्ट से सेकंड में आ जाता है, थर्ड में चले जाता है, और आपके हाथ जो होते हैं स्टीयरिंग पे वो कभी यूं, क्योंकि आप लोग आदी नहीं है, वो कॉन्शियस माइंड है आपका, राइट, इसको सीख रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके रूटीन में आ जाते हैं, ऑलराइट, वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, ऑलराइट। तो बार बार करने से जो चीज आपका स्टोर हो जाती है आपके माइंड के अंदर, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको एक्सीलरेटर कितना देना है, ब्रेक कहां लगाना है, आपने गियर कब चेंज करना है, स्टीयरिंग आपने कब मोड़ना है, यू नो वेरी वेल, आपको सब मालूम होता है, राइट, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है बाद में। सो सबकॉन्शियस कहते हैं कि ऐसी मेमोरी जो आपके माइंड में स्टोर हो गई हो, राइट, वो स्टोर होने के बाद फिर आपके हाथ में खुद उस काम को करने में लग जाते हैं, राइट। सो आपने अपने माइंड को सबकॉन्शियस बना लेना है। आपका जो माइंड तो सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अपने काम को सबकॉन्शियस में लेकर आ जाएं, राइट। जो आप जिंदगी के अंदर कुछ किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को करने के आदी हो जाते हैं, राइट, तो वो ऐसा पावर होता है कि आप फिर किसी की नहीं सुनते, आपने अपनी ही सुननी है। और जब आप अपनी सुनते हैं, डेफिनेटली आप उस काम को करने में अचीव हो जाते हैं, मतलब हासिल कर लेते हैं, उस काम को सक्सेसफुल बना देती है वो चीज। चैप्टर में वो कहता है कि आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, स्पेसिफाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है, मतलब आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो कैसे? एक्चुअली आप जब किसी काम को करने में लगे हुए हैं, जब तक आप उस चीज के बारे में मतलब स्पेशल नॉलेज नहीं होगी, स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होगी उस काम के बारे में, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर और एक जो कारपेंटर होता है, मतलब एक जो दूसरा बंदा कारपेंटर ले लें, या मैकेनिकल जो लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल फुटपाथ के ऊपर जिन्होंने मैकेनिकल शॉप बना रखी है, उनमें छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज नहीं होती है। वो क्या, वो अपने उस्ताद से सीखते हैं वो काम, राइट। लेकिन जो इंजीनियर होता है उसके पास स्पेसिफाइड एक नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, वो उसी हवाले से होती है जिसपे वो काम कर आया है। ओके माय डियर, सो आपने क्या करना है कि स्पेशल नॉलेज भी होना जरूरी है जो काम आप कर रहे हैं। सो एक होता है जनरल नॉलेज, एक होता है स्पेशल नॉलेज, राइट। जनरल नॉलेज से मुराद किसी चीज के बारे में मालूम होना, बहुत सारी चीजों के बारे में मालूम होना, ये कहलाती है जनरल नॉलेज। लेकिन ये स्पेशल नॉलेज नहीं है आपकी, स्पेसिफाइड नॉलेज नहीं है। स्पेसिफाइड नॉलेज मतलब फॉर एग्जांपल कि आप मैथ्स के टीचर हैं, तो आपकी स्पेशल नॉलेज होना मैथ्स के बारे में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने वो पढ़ाना है, आपको उसकी A to Z सारी चीजें मालूम होना जरूरी होती हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड स्पेशल नॉलेज। उसके 5वें चैप्टर में वो ये कहता है कि इमेजिनेशन, राइट। एक्चुअली इमेजिनेशन से क्या मुराद है कि आपका तसव्वुर, कि जो काम आप कर रहे हैं आपने अपने तसव्वुर में पॉजिटिविटी लेकर आनी है। आपने ये सोच लेना बस मैं हासिल करके रहूंगा, और जब आप ये सोच लेते हैं कि मैं हासिल करके रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती माय डियर, राइट। सो आपने जब भी सोचना है, इमेजिन करना है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, इसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट जो होगा वो खुश आइन होगा, उसका जो रिजल्ट होगा प्रॉस्पेरियस होगा, राइट। तो आपने हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना है, मुस्बत रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि आप उस चीज को हासिल कर सकें। जब आप उस चीज को हासिल कर लेंगे, देन यू विल कम टू नो दैट आपकी जो इमेजिनेटिव थॉट्स थी, जो आपकी इमेजिनेटिव पावर थी, वो बहुत ज्यादा बुलंद हो पाता है, क्योंकि जिसकी इमेजिनेटिव पावर ज्यादा स्ट्रांग होती है, आप यकीन मानिएगा वो उस चीज को बआसानी हासिल कर लेता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते ऐसा होता है कि कभी अप्स एंड डाउन तो आते ही हैं काम के अंदर, राइट। उस अप्स एंड डाउन को अपनी वीकनेस ना बनाएं, उन अप्स एंड डाउन को आपने अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपनी कुव्वत बनानी है, अपनी ताकत बनानी है, क्योंकि आपने उसी से सीखना है, राइट। सीखने की डेफिनेशन होती क्या बाय द वे? सीखने की डेफिनेशन यही होती है कि आप
जो जितनी ज्यादा गलती करता है, इसका मकसद है वो उतना ही सीख रहा है, क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं, यू नो वेरी वेल। ओके माय डियर, ने अपने छठे चैप्टर में बताया था ऑर्गेनाइज प्लानिंग। ना ऑर्गेनाइज प्लानिंग मतलब जिस काम को आप करने जा रहे हैं तो आपने एक प्लानिंग बनानी है, और वो प्लानिंग ही ना हो, दैट विल बी ऑर्गेनाइज प्लानिंग। मतलब उसको ऑर्गेनाइज करके तरतीब दें उसको कि आपने पहला काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, तीसरा काम कौन सा करना है, चौथा कौन सा करना है, पांचवा कौन सा करना है, राइट? दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज प्लानिंग। सो आपने जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइज प्लानिंग करेंगे आप किसी काम को शुरू करने से पहले, आप उतने सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ओके माय डियर, उसका जो सातवां पॉइंट था, सातवें पॉइंट में वो बताता है कि आपने डिसीजन मेकर बनना है, और सिर्फ डिसीजन मेकर नहीं बनना है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन मेकर बनना है, राइट? जो लोग अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ओके माय डियर, सो दैट वाज द 7 पॉइंट, इसका 7 पॉइंट था। अब हम 8वें पॉइंट में बताते हैं परसिस्टेंट। मींस यू हैव टू बी परसिस्टेंट। परसिस्टेंट से मुराद होता है तसलसल। आपने किसी काम को अगर करने के अंदर तसलसल कायम कर लिया है, बरकरार रखने के लिए आपने खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ता है, राइट? मींस आपने परसिस्टेंट हो जाए, आपने डटे रहना है अपने काम के ऊपर कि ये काम मैं करके रहूंगा, राइट? जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे, राइट? कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको नाकाम कर रही होंगी वक्ती तौर पर, नॉट परमानेंटली, राइट? वक्ती तौर पर, टेम्परेरीली ऐसा महसूस होगा कि आपके काम ही नहीं हो रहे या आप रुक गए हैं। सो लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी है, राइट? आपने परसिस्टेंट होकर उस काम को करना है, और जितना ज्यादा आप परसिस्टेंट होंगे, जितना ज्यादा उस काम को आप करने के अंदर तसलसल बरकरार रखेंगे, आप देखिएगा यू विल बी सक्सेसफुल वेरी सून। बहुत जल्द आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऑलराइट? अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताता है, जो कि 9वां पॉइंट है उसका, उसमें वो कहता है मास्टरमाइंड, राइट? आपको मास्टरमाइंड बनना पड़ेगा। आपको मास्टरमाइंड बनने के साथ साथ दूसरों से काम लेने का सलीका भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे काम आप ही नहीं करने, सारे काम आप ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके माय डियर, सक्सेसफुल होने के लिए आपने कुछ मास्टर माइंड लोगों को भी लेकर आना पड़ता है, राइट? मतलब मास्टर माइंड से मुराद कि आपका मास्टर माइंड जितने भी लोग हैं, मतलब अपनी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, या कोई इंजीनियर्स के अंदर भी बहुत सारी फील्ड्स आपको मिल जाएंगी, राइट? उनकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, राइट माय डियर? सो होता क्या, वो सारे के सारे मास्टर माइंड है अपनी फील्ड के अंदर, राइट? तो आपने किसी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को हायर भी करना पड़ता है, राइट? क्योंकि वो मास्टरमाइंड लोग होते हैं। तो आपने मास्टरमाइंड को अपनी जब प्लानिंग के अंदर लेकर आते हैं, आप मास्टरमाइंड लोगों को जब आप अपने काम में लेकर आते हैं सक्सेसफुल होने के लिए, तो एक बहुत अच्छी चीज होती है। तो आपने मास्टरमाइंड भी बनना है, और जो लोग मास्टरमाइंड होते हैं डेफिनेटली चैप्टर में वो कहता है कि द मिस्ट्री ऑफ सेल्फ ट्रांसम्यूटेशन, राइट? ये क्या होता है एक्चुअली, किसी भी काम को करने के लिए जब आपका लव इन्वॉल्व हो जाता है, जब आप उस काम को अपने लव की ताकत से, अपने लव के पावर से करने में मतलब आप जब अपने लव की ताकत उसमें दिखाते हैं कि यस आई कैन डू दिस लविंगली, राइट? जब आपका पैशन भी उसके अंदर शामिल हो जाता है, तो यकीन मानिएगा कि आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। ओके आप मतलब उस काम को जब लव की ताकत से करते हैं, राइट? एक्चुअली लव की एक ऐसी ताकत है दुनिया के अंदर कि जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, राइट? तो दुनिया के अंदर जो लोग लव में नाकाम होते हैं, उनसे जब आप मिलें, और उनसे मिलने के बाद जब आप उनकी एक पावर देखेंगे, उनके अंदर एक अजीब सी पावर होती है। और वो लोग जो अपने लव को हासिल करने में कामयाब हो गए, राइट, उनके अंदर भी पावर देखें। तो किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक प्यार, एक मोहब्बत, एक लव जो होता है, उस लव की ताकत को बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है, राइट? क्योंकि ये आपको एक स्ट्रांग बनाती है, ये आपको आपके अंदर एक आई कैन से दैट इट मेक्स यू पावरफुल, आपके अंदर एक बेदारी पैदा करती है कि आपने ये काम करना है और बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उसके तीसरे पॉइंट के अंदर, ऑटो सजेशन में भी उसने ये कहा था, राइट? सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मतलब वो चीजें जो आपकी माइंड की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएं, दैट इज कॉल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, तो फिर आप ऑटोमेटिकली आपके जितने भी काम होते हैं, आपके हैंड्स ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू हो जाते हैं, आपके जो लेग्स है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू हो जाते हैं, राइट? आपके जो जेस्चर्स है वो ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सबकॉन्शियस माइंड। जो आपके माइंड में स्टोर हो जाए, दैट इज कॉल्ड लाइक दिस। ओके, सो उसका जो अगला पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, राइट? जो कि उसका 12वां पॉइंट है। सो 12वें पॉइंट में कहता है कि ब्रेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम इस वीडियो के अंदर नहीं पूरा कर सकते। सिर्फ ये बता सकता हूं कि आपके ब्रेन के जो हिस्से होते हैं वो आप उनको जब यूज करते हैं कॉन्शियस
वे में या अनकॉन्शियस वे में या सबकॉन्शियस वे में, तब जाके आप यू बिकम वेरी मच लास्ट एक्चुअली छठी हिस्स को कहते हैं। ऐसे लोग जिनकी छठी हिस्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, दे बिकम वेरी मच सक्सेसफुल, बिकॉज इनको मालूम होता है जो काम हम कर रहे हैं उन्हें पहले से उसका अंदाजा हो रहा होता है कि ये सही होगा या सही नहीं होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। दे कम टू नो अबाउट दिस। इस तरीके से उसके 1 से लेके 13 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और ये बुक का नाम यू नो वेरी वेल, थिंक एंड ग्रो रिच। इससे मुराद ये है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं लाइफ के अंदर, आप दुनिया के अंदर अमीर तरीन इंसान कैसे बन सकते हैं, क्योंकि ये अमीर बनने का एक फार्मूला है जो कि उसने 500 अमीर तरीन लोगों की शख्सियत से लिया, जो कि नेचुरल फेनोमेना था, राइट। उसने वो रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उसने एक बुक के अंदर रकम कर दी सारी चीजें। सो अगर आप इन 13 पॉइंट्स के ऊपर, मतलब 13 पॉइंट जो 13 चैप्टर्स हैं इनके ऊपर अमल करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ और आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो बुक का आज हमने समरी आपको दी है, इस बुक के बारे में जो बताया है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और सीखने के साथ साथ दूसरों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे कि वो भी आपको, आप भी अमीर बने, उनको भी अमीर बनाएं। ऑलराइट माय डियर, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।